a perfect shape and volume. Yes, obviously that is given in the textbook. Other than textbook, हमने कुछ learn किया था, दो Molecule are closer. हाँ, but वो जो molecules are closer, for that we have a term, proper term we have. सर उनके एटम के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं. No. No? We are not talking about this. For example, see carbon we get it in solid state, okay? But carbon does not have the free electrons. What I am trying to say, yesterday we had studied very clearly the intermolecular distance. Remember? हाँ. Yes. Intermolecular distance between the molecules or the elements or the atoms, whatever you want to say, you can say. Intermolecular distance or interatomic distance is least. Least means they are closely packed together. Yes. Okay. And that's why what they get the most, वाइब्रेशन कर सकते हैं उन लोग. intermolecular force of attraction is most in solids at higher level. और वो वाइब्रेट कर सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना कि जब वो मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, सो दे कैन जस्ट वाइब्रेट, दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, दे कैन नॉट गो हियर एंड देयर, ओके, दे कैन नॉट गो, ओके. लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में, these two molecules are closely packed, and that's why intermolecular distance between them is least, and intermolecular force of attraction is most, okay. And that's why जब हम उन्हें हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब वो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, तो ये जो बॉन्डिंग है, अच्छा ये ध्यान देना, जब मैं बॉन्डिंग बोलता हूँ, सो इट इज नॉट केमिकल बॉन्डिंग. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है. हेलो, इज इट ओके नाउ? Yes. वॉइस ब्रेक हो रहा था थोड़ा. ओके, इट हैपेंस इन Zoom sometimes और नेटवर्क के वजह से. सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि ये जो दो मॉलिक्यूल है, अब जब आप उसको हीट एनर्जी दोगे, तो ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से अपार्ट होंगे, दूर होते जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अभी वीक हो रहा है. तो क्या ये केमिकल बॉन्डिंग में बोल रहा हूं? क्या ये केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से? नो. जैसे सपोज ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन अभी आइस फॉर्म में है, तो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एकदम क्लोज पैक है. लेकिन ये जो दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, क्या ये केमिकल बॉन्डिंग है? नो. नहीं. No. हाँ, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है. ये एक जस्ट एक बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है. इसके बारे में थोड़े आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. ओके, अब आप आगे देखो, यहाँ पे क्या दिया है. इन सॉलिड्स, वो तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर टाइटली हेल्ड. जब हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में वही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो लेस हो जाएगा और थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा. एंड गैसेस में क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, मोस्ट, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट हो जाएगा या नन हो जाएगा, वो कोई मतलब नेग्लिजिबल हो जाएगा. उसके बाद वी हैड टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि हम वो कैसे मेजर करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. सो वी विल रिमेंबर दिस टू पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? These are the properties which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance. Okay? जिसका मतलब क्या है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं. कलर, order, melting point, boiling point, density, etc. इसमें से कौन सा वर्ड क्लियर नहीं है? डेंसिटी. इज डेंसिटी क्लियर टू ऑल? व्हाट इज डेंसिटी? Yeah. Okay. If it is not, then we'll see here. Let it be a box, but not a box actually.
ओके अब यहाँ पे विल ड्रॉ सम मॉलिक्यूल्स. And when I am drawing, that means I am drawing for the whole part of that box. Actually, I am drawing the solid structure. सर डेंसिटी पता ना. हाँ, डेंसिटी का ही बात कर रहे हैं. और यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूँ. Same structure, okay. But now see what happens. Okay. This is iron and this is plastic or thermocol. Sir, हाँ, yes. sir, हाँ, I बोलिए. have doubt. बोलिए. What are you talking about this? Yes, we are learning about the density part. Okay, these are the molecules. हाँ, these are the molecules. In हाँ, we have taken the example of iron piece, okay, Yes. and next one is plastic, a part Yes. of plastic or thermocol. Better you can say thermocol. और Okay. यहाँ पे कैसा हो रहा है ना कि in iron we can clearly see the molecules are closely packed, okay, and they are just taking more and more number of atoms or the elements or the molecules in particular volume. Means, So we sir, have, in a solid, it is means combined, right? yes, they are combined. See, we have mass, we Yes. have mass, and we have volume. Okay, Yes. these two figures, see this one and this one, both have approximately same volume. Okay, Hmm. स्पेस दोनों में सेम है, बट जो मास है वो यहाँ पे कितना है और यहाँ पे जो मास है वो कितना है. ऑब्वियसली ये मास लेस है. Yes. That means iron is heavier, okay, and Yes. plastic or thermocol is lighter. Okay. Why it happens? Why it happens? Because in particular given volume, there are more and more number of substances or molecules in iron or other metals. But in non-metals or plastic or thermocol or paper, okay, you can see that the number of molecules are less. That means the ratio of mass and volume in iron and the ratio of mass and volume in thermocol, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको ऑब्वियसली मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है. यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि जो आयरन है वो हैवियर होता है. क्यों? क्योंकि गिवन वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा मास जो है वो ऑक्यूपाइड होता है. ओके, सो द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो रेशियो है इसको ये बोलते हैं डेंसिटी. ओके, is it? हाँ. Yes. So, is the word clear? Is the word density clear? Yes or no? Yes. 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 Okay. Sir, So, yes, yes. it occupies all that space there. This mass upon volume, so it called it as density, right? No, no. See, actually क्या होता है ना, डेंसिटी का प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम क्लियर समझ में आएगा. एक सपोज ये एक बैग है, ओके, और वो बैग में आप टेक्स्ट बुक फिल कर रहे हो. जैसे आप कॉलेज जाओगे या क्लास आओगे तो उसमें आप टेक्स्ट बुक्स या नोटबुक्स लेकर आओगे ना, स्टडी मटेरियल्स. तो एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम यानी स्पेस जिसके अंदर आप वो सब्सटेंस को ऑक्यूपाई कर सकते हो. तो अब आपने उसमें मान लो उसकी कैपेसिटी है क्लास में आप 5 या 6 बुक्स लेकर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेक्चर्स और द टाइम टेबल. अब क्या होता है ना कि उसी बैग में आप और टेक्स्ट बुक फिल कर दो,
और टेक्स्ट बुक डाल दो, तो वो बैग कैसा दिखेगा? वो हैवियर हो जाएगा ना। Yes. लेकिन वॉल्यूम बढ़ा क्या? वॉल्यूम remains constant, but the mass goes on increasing or decreasing. So when mass is increasing, the density is also increasing, and when mass is decreasing, density also goes on decreasing. तो डेंसिटी यानी जो हल्का और भारी वर्ड हम यूज करते हैं ना, हैवियर एंड लाइटर, कि एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि आयरन जो है वो हैवियर होता है। अगर आप गोल्ड और आयरन लेकर देखोगे तो गोल्ड के जो एटम्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहेंगे क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन बट इफ यू कंपेयर इट विद आयरन, ओके, इट विल अपीयर लाइटर देन आयरन। क्योंकि और मर्क्यूरी की बात करो, मर्क्यूरी बीइंग इन लिक्विड स्टेट, ये तो मेटल है ना, मर्क्यूरी तो मेटल है। तो कभी मर्क्यूरी एक्सपीरियंस किया है आपने? मर्क्यूरी को हाथ में, एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ आपको, नेवर टच मर्क्यूरी बाय बेयर हैंड्स, ओके, बट किसी भी बीकर में मर्क्यूरी लेके आपने उसको लिफ्ट किया है थोड़ा सा भी ऐसे जस्ट? यस सर, किया। नो सर। अगर किया होगा तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो आई विल टेल यू, वो थोड़ा ज्यादा हैवियर अपीयर होता है। एक्चुअली वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन फिर भी जो उसके मॉलिक्यूल्स है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर ऑक्यूपाइड होते हैं। तो बस इसी कंडीशन को बोलते हैं डेंसिटी। और प्रॉपर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मिल गया है अभी, इट इज मास अपॉन upon volume. So from here we can understand that density is directly proportional to mass. If mass is increasing, density is also increasing. If mass is decreasing, density is also Density. decreasing. Okay, ठीक है, टॉपिक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो यहाँ पे आपने देख लिया कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज ओके, बट डेंसिटी एक मुझे लगा आई थिंक नया वर्ड होगा और आप लोगों को शायद क्लियर नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड, आई थिंक इट हेल्प्ड। ओके, सी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज वेयर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज and thereby exhibit change in chemical composition. For example, coal burns in air to produce carbon dioxide, or magnesium wire burns in air in presence of oxygen to form magnesium oxide. तो यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। तो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल आइस है, आइस को आपने मेल्ट किया वो लिक्विड हो गया, लिक्विड को आपने बॉयल किया वो गैस हो गया, वेपर हो गया। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट्स है, लेकिन कैसे है? बाय फिजिकल प्रोसेस है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ओके, डिसॉल्विंग, दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रोसेस। बट जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडीज करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही आता है सिस्टम कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन उसमें देखना होता है, और वो केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे आएगा? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इट विल बी बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर विल बी एक्सचेंज। अब ये एक्सचेंज दो टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, वेदर द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन और टेकन, जो कि आयोनिक बॉन्ड में होता है, एंड दूसरा टाइप क्या है? Which bond? Sharing of bonds. No, not sharing of bonds. Covalent bond Covalent. and sharing of electrons. Electrons. Yes. Okay. तो केमिकल चेंजेस दो टाइप से होता है, एक होगा कि जहां पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे ट्रांजैक्शन होगा, एक्चुअली सोडियम इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, chlorine is taking the electron. That's why there is a bond which is known as ionic bond. But in covalent bond, sharing happens because transaction is not possible. ठीक है? Why transaction is not possible? Due to some condition जो हम थोड़ा आगे लर्न करेंगे। फिलहाल ये पैराग्राफ क्लियर है पूरा? यस सर। Yes, sir. Okay. Now comes the measurement of properties. What is the measurement of properties? Many properties of matter are quantitative in nature. The two words, one is quantitative and the other is qualitative. So in quantitative, we study about the quantity.
ओके, जब कभी भी आप कोई चीज मेजर करोगे तो आप उसको किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेजर किया है 1 डजन, तो आप उसको कंपेयर कर रहे हो सम नंबर्स के साथ, कि जैसे 12 आ गया तो 1 डजन बोलेंगे, या अगर पेयर बोलेंगे तो 2 विल मेक 1 पेयर। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज रिप्रोड्यूसिबल एंड अनचेंजिंग। देखते हैं कि ये क्या है इस टॉपिक में। यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्ट टेबल में आते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में हुआ होगा ये। यस सर, हुआ है। यस, ओके ओके। सो एकदम बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, नेम ऑफ द ऐसा यूनिट है कि उसको मेजर किस यूनिट में करते हैं, उसका सिंबल क्या है। तो यहाँ पे लेंथ आपको क्लियर होगा, मास आपको क्लियर होगा, टाइम क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर आपने 10th में स्टडी किया हुआ है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए देखो यहाँ पे केल्विन यूनिट यूज किया है। अभी तक 10th में क्या यूज करते थे आप लोग? डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक्चुअली टेम्परेचर क्वांटिटी है, लेकिन उसका यूनिट क्या होता था? डिग्री सेल्सियस। बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? केल्विन। केल्विन में आ रहा है, ठीक है? यस। हाँ, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये मोल में आपने काउंट किया है। ये मोल का कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे अगर जरूरत पड़ा तो। और उसके बाद लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मतलब कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इट कम्स फॉर द लाइट, कि कितना इंटेंसिटी के साथ वो आ रहा है, और इसका यूनिट है कैंडेला एंड सिंबल इज गिवन। अब हम डिस्क्रिप्शन में आते हैं। व्हाट इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन हियर? The standards are chosen arbitrarily and with some universally accepted criteria. The arbitrarily decided and universally accepted standards are called units. See, universally accepted, ज्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है हमें। जब हम लेंथ की बात करते हैं तो मीटर में उसको करते हैं, किलोमीटर में मेजर नहीं करते। बिकॉज हम क्या मेजर कर रहे हैं? हम फंडामेंटल यूनिट्स मेजर कर रहे हैं। तो कोई भी बोलेगा ना सर सेंटीमीटर में क्यों नहीं करते फिर? क्योंकि सेंटीमीटर तो और फंडामेंटल होगा, या फिर मिलीमीटर तो और फंडामेंटल होगा। बट हम वैसे नहीं करते। ओके, कुछ एक्सेप्टेबल है, कुछ अनएक्सेप्टेबल है। तो मीटर इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। फॉर मास हम ग्राम में मेजर नहीं करते, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है? और फॉर टाइम, सेकेंड। These are the basic units, no need to discuss it further. फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम जो भी आपने देखा उसको पढ़ते हैं। मास एंड वेट। ओके, तो अब मास क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स वेट बाय, यहाँ पे जो लिखा है उसको हम समझ लेते हैं कि मास ऑफ द बॉडी इज मोर फंडामेंटल। मास और वेट में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? Sir, Mass is a scalar quantity and weight is and weight is vector quantity. Okay, mass is scalar quantity Scalar. and weight is vector quantity. Okay, example. mass is the quantity of object and weight means which the earth attract the Very good. object. Yes. Mass and weight. yes. Weight is always related to gravitational force. Yes. Okay, and mass is not related with anything, it is a constant. ठीक है? That's why mass and weight are different. तो weight जो, ये ध्यान रखना आप लोग कभी भी कि weight अगर किसी चीज पे डिपेंड हो गया, कोई भी क्वांटिटी अगर किसी पर्टिकुलर दूसरे से अगर वो डिपेंडेबल है, तो हम उसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते। फंडामेंटल मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, तो जस्ट ये कांस्टेंट होगा। दैट्स व्हाई मास इज मोर फंडामेंटल देन वेट। बेसिक यूनिट ऑब्वियस है कि किलोग्राम दिया है। However, a fractional quantity gram is used for weighing small quantities of chemicals in the laboratories. तो ठीक है, किलोग्राम से छोटा ग्राम होता है, आपको पता है। और यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया 1 किलोग्राम, दैट मींस 10⁻²। हाँ, यस सर, फ्रैक्शनल क्वांटिटी मींस? फ्रैक्शनल मतलब उसके पार्ट्स हो गए ना। जैसे अभी मान लो 1 kg है, तो 1 kg का 10 पार्ट्स कर दो तो 100 ग्राम्स हो गए सब। तो अभी किलोग्राम से हम किस में आ गए? ग्राम में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉप पे गए और आपको शुगर परचेस करना है,
तो आपने उसको क्या बोलोगे, 1 kg और 2 kg शुगर दे दो, तो वो आपको शक्कर दे देगा, बराबर है। लेकिन जब आप घर पे सपोज चाय बना रही हो, मेकिंग टी, ओके, तो अब वहां पे जब आप उसमें शुगर आप डाल रहे हो, तो आप किस में डालोगे, ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम ग्राम। ग्राम। ग्राम ग्राम में। तो ग्राम आपने क्या किया, एक बड़े यूनिट को फ्रैक्शनल में डाल दिया, फ्रैक्शन मतलब स्मॉल पार्ट्स में, तो स्मॉल पार्ट्स। हाँ, इसलिए किलोग्राम से हो गया वो ग्राम। इसमें दोनों भी यूज कर सकते हैं ना सर? कहाँ पे? मतलब केजी भी यूज कर सकते हैं, जी हाँ, भी? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देयर आर टू सिस्टम्स ना, वन इज एसआई सिस्टम आल्सो नोन एज एमकेएस सिस्टम, हैव यू हर्ड ऑफ इट? MKS unit. यस। यस। नो। नो। ओके, Yes. so SI system also known as MKS MK. system. MKS. हाँ, so we have just meter, kilogram and second, Seconds. and the other is CGS system, small for smaller units. So we have centimeter, gram Gram, and second. ग्राम Second. तो मीटर आ गया सेंटीमीटर में, किलोग्राम आ गया ग्राम में, ग्राम। बट टाइम को वही रखा है सेकेंड में। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो गया कि हम दोनों यूनिट यूज करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ओके, Yes. let's move ahead. Second one is length. So length जो है, in chemistry we come across length while expressing properties such as the atomic radius, bond length, wavelength of electromagnetic radiation. जहां तक फिजिक्स की बात है, और फिजिक्स में क्या हो रहा है कि लेंथ एकदम ब्रॉडली यूज होता है, और प्रॉपर वो अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि मीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। बट केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं करते, केमिस्ट्री में लेंथ बहुत ही रेयर यूज करते हैं, लेकिन जब भी यूज करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सो फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस, जब हम एटम को देख ही नहीं सकते तो उसका रेडियस कैसे पता करेंगे? हाँ, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय डिफरेंट मींस, बट बॉन्ड लेंथ, दो एक केमिकल बॉन्ड का लेंथ कैसे मेजर करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक टर्म यूज करेंगे। अब इसका यूनिट जो है, ऑब्वियसली ऐसा यूनिट जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे नैनोमीटर में जा रहे हैं, पिकोमीटर और पाइकोमीटर में जा रहे हैं। 1 नैनोमीटर क्या है, 10⁻⁹ मीटर, एंड फॉर 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 इवन। ये इतना स्मॉल है, कैन यू गेस इट? वी कैन नॉट गेस, we cannot experience also, we just can study here, but in further आपके जो भी आप आगे फ्यूचर में जो भी आपका करियर होगा, हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि नैनोमीटर क्या होता है। हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक है? किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। अगर आपको कोई बोलेगा मिलीमीटर का भी हाफ, तो भी आप उसको ऑब्वियसली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। Yes. या मिलीमीटर का 10th पार्ट, एक जो नीडल होता है, नीडल का जो पॉइंट होता है, मिलीमीटर का 10th पार्ट है वो, उसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, या थोड़ा अपने माइंड में आ सकता है कि हाँ इतना तो समझता है। लेकिन जब बात करोगे नैनोमीटर का, 10⁻⁹, दैट मीन्स 1 मीटर का 10⁹ पार्ट। ओके, Yes. नेक्स्ट वॉल्यूम। ऑब्वियस है, वॉल्यूम ये अमाउंट ऑफ स्पेस है। जैसे कल हम बात कर रहे थे, ये पेन है, तो इसने क्या किया है, इतना स्पेस इसने ऑक्युपाई कर लिया है, बस, तो यही इसका वॉल्यूम है। या फिर ये पैड है, पैड आप देख सकते हो, इसने इतना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया है, इसलिए ये इसका इतना वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या करेंगे? लीटर। अभी अजीब लगता है ना, नॉर्मली क्या होता है ना कि जब बेसिक लेक्चर्स में हम रहते हैं, तो अभी बोलेगा कोई भी वॉल्यूम लीटर, सर वो लिक्विड है क्या, लीटर में मेजर कर रहे हैं उसको हम लोग? नहीं, वो लिक्विड नहीं है, लेकिन जो एक यूनिट एक्सेप्टेबल है फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, अ कॉमन यूनिट लीटर, जो कि गैस के लिए भी लीटर यूज करते हैं, विच इज नॉट एन एसआई यूनिट। ओके, तो यहाँ पे 1 लीटर का क्या दिया, यहाँ पे 1000 ml, विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम कभी भी आप अगर देखते हो तो ये जस्ट ऐसे दिखेगा आपको। ओके, ये एक बॉक्स हो गया,
और इसमें ये आपका यहाँ से यहाँ तक ऐसे आपने बॉक्स बना दिया। अब आपको पता है कि ये क्यूब है और क्यूब का अपना होता है वॉल्यूम, उसके अंदर स्पेस कितना है वो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब कोई कुछ पूछ रहा था, पूछिए। सर वो मुझे नहीं समझा, वो लिक्विड का आपने जो बताया ना, लीटर का, गैस का। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड को मेजर करते हैं या गैस को मेजर करते हैं तो आप उसको किस में मेजर करते हैं? लीटर में मेजर करते हैं। गैस को तो मेजर करते नहीं हम लोग। जनरली अपने डेली लाइफ में हम क्या करते हैं? हम लिक्विड मेजर करते हैं, 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, या फिर 10 लीटर्स ऑफ वाटर, ऐसे मेजर करते हैं ना। हेलो। यस यस। हाँ, बट गैस को कभी मेजर नहीं किया ना हमने अभी तक। बट जनरली जब कभी भी गैस को मेजर करते हैं तो उसके अंदर कितना लीटर गैस डाला है वो बोलते हैं। अब गैस लिक्विड तो है नहीं कि उसको लीटर में मेजर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गैस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, जैसे वो मैंने बॉक्स बनाया था अभी यहाँ पे जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर आप एनी हाउ आप गैस इंसर्ट कर रहे हैं, गैस अंदर जा रहा है और वो पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस समय वो गैस का वॉल्यूम कितना है? तो जितना वॉल्यूम इस बॉक्स का है वही वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम उसका गैस का है। गैस का है, बराबर है। अगर आपने यहाँ पे एक ऐसा काम कर दिया, मान लो कि अब यहां से एक आपने ऐसे एक बॉक्स दूसरा बॉक्स ले लिया, सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड बॉक्स है, यहाँ पे ये क्यूब था, अब ये क्यूबॉइड, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये गैस को आपने यहां से निकाल के इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, तो अब ये गैस क्या करेगा? ये इस क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हाँ, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा वही वो वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। तो गैस के लिए क्या आपने समझा कि देखो नहीं मेजर कर सकते। कोई बोलेगा सर हम गैस को मेजर कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जो मेजरमेंट का जो आता है कंटेनर जिसके अंदर आप मिल्क वगैरह डालते हैं, बोलेंगे सर उसमें गैस डाल के देखेंगे ना वे मशीन पे कितना आ रहा है वेट उसका, तो सारा गैस क्या होगा उधर से स्केप हो जाएगा, कैसे मेजर करेंगे? तो इसलिए गैस को मेजर करना है या लिक्विड को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? लीटर। और वो जो लीटर है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे स्पेस के साथ, स्पेस मतलब वॉल्यूम के साथ, तो यहां पे आप देख लो क्या दिया है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो जिसने ये डाउट पूछा था, क्या ये डाउट उनको क्लियर हुआ? यस सर। Okay, good. So SI unit of volume is expressed as meter cube. See, meter cube. तो SI यूनिट और CGS यूनिट ये दोनों ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही हैं अभी तक। यहाँ पे देख लीजिए कैसे दिया, लीटर एंड SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये कैसा दिया है डायग्राम? यहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक ml या फिर एक सेंटीमीटर क्यूब, ये कंपेयर करने के लिए आप जरा ध्यान रखना, ठीक है, कि 1 ml और 1 लीटर, ये इसको अगर हम लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। See, when we talk about 1 ml, ml is a smaller quantity, so we take it as 1 centimeter cube. And when we talk about 1 liter, it is 1 meter cube. So ml, so liter, ये दोनों के गैप कितनी है? 1000 ml की गैप है। ओके, इसको भूलना मत। 1000 ml करोगे तो 1 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लासवेयर आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट, ये सब तो आपने देखा ही है। ग्रेजुएटेड क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज वहां पे ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड्स मतलब नंबर्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे देख लो,
100 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, यहाँ पे 10, 20, 30 ऐसे मार्किंग की गई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड सिलेंडर। और पिपेट में भी यहाँ पे देखो, आप लोग ने पिपेट यूज किया नहीं, अभी तक तो यूज नहीं किया होगा। 10th में ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं आया है जिसमें आपने पिपेट यूज किया होगा, है ना? ओके आगे इन फ्यूचर जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा, जब आप प्रैक्टिकल्स करने जाओगे, तो वहां पे आप पिपेट जो देख रहे हो ना, इसमें ये छोटा सा बल्ब है यहाँ पे, ठीक, ये आप ये जो वाला ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये बल्ब है। बल्ब मतलब वो स्पेस होता है। आप क्या करते हैं, पिपेट, सपोज ये पिपेट है, तो अभी ये मान लो HCl सॉल्यूशन है, उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे आप ऐसे खींचते हो, सक करते हो, तो क्या होता है, वो लिक्विड ऊपर आता है और अप टू द मार्क आप लेकर आते हो, और उसके बाद उसको ऐसे जो अपना फिंगर है ना, इससे उसको क्लोज करते हो, तो वो एयर प्रेशर की वजह से वापस नीचे नहीं जा रहा है। तो आपने कितना मेजर किया, 25 ml वॉल्यूम आपने मेजर कर लिया। तो ऐसे ही 10 ml का भी आता है, 15 ml का भी आता है, 20 ml का भी आता है, डिफरेंट जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से उसके पिपेट्स आते हैं। उसके बाद ब्यूरेट है, ब्यूरेट को एक ब्यूरेट नॉर्मल, जहाँ पे आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं, NaOH और HCl न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था 10th में? Yes. हाँ Yes. हाँ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, यही प्रैक्टिकल में आपको होगा, और आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको ये लेक्चर जो भी आप लर्न कर रहे हो वो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ब्यूरेट में NaOH भरेंगे, फिर उसके बाद वो कोनिकल फ्लास्क जो है, ये वो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो उसके बगल में दिया है, उसके अंदर हम HCl डालेंगे और फिर NaOH डालेंगे, तो NaOH एंड HCl विल कंबाइन, दोनों में केमिकल रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से वो दोनों सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। दैट मींस ना वहाँ पे एसिड रहेगा ना वहाँ पे बेस रहेगा। तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप उसमें स्टडी करेंगे। बट ये आपको अपैरेटस यहाँ पे दिया है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर क्या होता है, पिपेट क्या होता है, ब्यूरेट क्या होता है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। सर हाँ, ये कैलिब्रेशन मार्क क्या है? कैलिब्रेशन मार्क इंडिकेट्स 250 ml वॉल्यूम जो लिखा है ना, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो फ्लास्क है यहाँ पे आप ग्रेड नहीं दे सकते हैं ना। Yes. हाँ, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग ना, कि जैसे ये सिलेंडर है, मान लो ये वाला जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, इसमें क्या किया आपने 250 ml, जैसे 100 ml है, आपने 100 ml उसमें डाल दिया, उसके बाद फिर वापस 100 ml उसमें डाल दिया, अभी कितना हो गया, 200 ml हो गया, फिर वापस आपने 50 ml उसमें डाल दिया। तो अब आपके पास जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, वहां पे आपने देख लिया है कि वो 250 ml आपने उसमें भर दिया है। वो 250 ml कहाँ तक आया है, तो जो उसका ये रेंज है, वहां पे आपने एक मार्किंग कर दी है। ओके, अब आपने क्या किया, उसके अंदर का सॉल्यूशन जो है वापस निकाल के बॉटल में डाल दिया। अब कोई भी बंदा, एनी पर्सन कम्स एंड इफ ही मेजर्स दैट क्वांटिटी, अगर उसको 250 ml मेजर करना है, तो वो कहां तक फिल करेगा, जो मार्किंग आपने की हुई है वहां तक वो उसको फिल करेगा। तो ये प्रोसेस को बोलेंगे कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब है कि आपने प्रॉपर पूरा मार्किंग नहीं किया है, 10 ml 50 ml ऐसा मार्किंग नहीं किया है, जितना उसका कैपेसिटी आपको है 250 ml, आपने उतने 250 ml तक जहां भी आएगा उसमें आपने उसके ऊपर एक मार्किंग कर दी है, और इसका मतलब आपने उसको कैलिब्रेट कर दिया है। क्लियर है? ओके सर। ओके, एंड डेंसिटी तो हम स्टडी कर ही चुके हैं। क्या लिखा है डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो आपने स्टडी कर लिया है। इट इज डिटरमाइंड इन द लैबोरेटरी बाय मेजरिंग बोथ द मास एंड वॉल्यूम। द डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग। अच्छा, इसका मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। ये जो क्लास जो कैलिब्रेशन आपने पूछा ना, मैं अपने थर्ड ईयर में एक प्रैक्टिकल कर रहा था। व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिकल मुझे क्या करना था कि आई हैड टू फिल दैट लिक्विड केमिकल अप टू दैट मार्क। ओके, और मैंने गलती से क्या किया, थोड़ा उसके अंदर पहले से लिक्विड था, सब यहाँ पे ये जो है ना बॉटम, उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल दिया था, एंड आई हैड टू डाइल्यूट इट बाय मिक्सिंग डिसॉल्विंग इट इन वाटर। मैंने वाटर ना थोड़ा सा ज्यादा डाल दी, मतलब ये मार्क से आई थिंक मुझे लग रहा है, अभी भी मुझे याद है, और 2 और 3 मिलीमीटर ऊपर चला गया था। मुझे वो क्वांटिटी बनाना था 250 ml तक का, लेकिन वो 2-3 मिलीमीटर हाइट ऊपर चला गया था। आप सोचो, मेरा पूरा प्रैक्टिकली रॉन्ग हो गया।
समझ रहे? तो कैलिब्रेशन मार्क जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उतना ही मेजर करना जितना उसके अंदर मार्किंग है। जब आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे ना, सो यू विल एक्सपीरियंस कि डिफरेंट डिफरेंट जो फ्लास्क है ना उसका मार्किंग थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। बिकॉज क्यों ऐसा होता है कि उसका जो वो नेक आप देख रहे हैं ना, वो नेक किसी का वाइड होता है, किसी का नैरो होता है, डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो उनके कहीं थोड़ा बहुत, और ये ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको मार्किंग जो है ना मिलीमीटर ऊपर नीचे होगी, लेकिन हाँ वो मार्किंग एग्जैक्ट होती है, ये ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ से ऐसा यूनिट में दिया है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो किलोग्राम मीटर क्यूब, यहाँ पे ये आप जरा देखिएगा, ये यहाँ पे जो मीटर के पास जो क्यूब लिखा है वो माइनस में है। क्या मुझे आपको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसे आया है, माइनस क्यों आ गया इधर? लॉ ऑफ इंडाइसेस। लॉ ऑफ इंडाइसेस, क्योंकि यहाँ पे मीटर क्यूब है, क्यूब यहाँ पे प्लस में है, डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर न्यूमरेटर प्लेस पे आएगा, सो ये साइन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। और सीजीएस में जाओगे तो किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट होगा, और जो लीटर है वो एमएल में कन्वर्ट होगा, इसलिए जो मीटर क्यूब है वो सेंटीमीटर क्यूब में चला जाएगा। एंड देन कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्डिंग यहाँ पे यूज की है, देखो टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर एक कोई मेटल रॉड है, और अभी मैं क्लासरूम में यहाँ पे एसी ऑन है, तो मैंने जब इसको टच कर रहा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा कूल लग रहा है, कोल्ड एकदम फील हो रहा है मुझे। इसका टेम्परेचर कितना होगा मुझे ये नहीं देखना है, मुझे खाली ये बताना है कि इसका टेम्परेचर अभी कम है। या फिर अगर यही मेटल रॉड को मैं बाहर, अभी क्योंकि बाहर हीट बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसे बाहर रख देता हूँ तो ये धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, और ये किसकी हो जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड द हॉटनेस और द कोल्डनेस। अगर मैं इसको कूल टेम्परेचर देता हूँ, लेस टेम्परेचर देता हूँ, तो ये कोल्डनेस में जाएगा, और अगर मैं इसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ इट विल गो टू हॉटनेस। तो टेम्परेचर के लिए बहुत अच्छा वर्डिंग यूज किया है, हॉटनेस और कोल्डनेस। देयर आर 3 कॉमन स्केल, ऑब्वियस है सेल्सियस आपको पता है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपने पढ़ा है, और फिर केल्विन आता है। डिग्री सेल्सियस बेसिक जो स्टैंडर्ड्स है वहां पे यूज होता है। फ़ारेनहाइट आपने ज्यादा नहीं देखा होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट कहीं तो आपने देखा है, बताइए मेरे को, वेयर हैव यू सीन इट? सर मालूम है नहीं कहाँ है। ओके, वेरी डॉक्टर गुड। के पास होता है। डॉक्टर के पास थर्मामीटर। थर्मामीटर में देखा है, थर्मामीटर, हाँ थर्मामीटर में। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? सर नाम ही पहली बार सुना है। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। मेरा जो एक ऐसा मानना है कि देयर आर मेनी थिंग्स जो कि हमारे लिए फर्स्ट टाइम होता है, बट हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि जब नॉर्मली जरूरत क्यों पड़ा, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट की जरूरत क्यों पड़ी? सेल्सियस में खुश थे ना हम। सर जब सेल्सियस की बड़ी वैल्यू आती है तो उसको श्रिंक करने के लिए कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, ये 42 तक आप आ जाओ, 37 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ये कितने का गैप है इसमें? ओनली 5 डिग्री सेल्सियस का गैप है। लेकिन पता है यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लाइफ है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेथ है। कैसे? अपनी बॉडी टेम्परेचर अगर 37 डिग्री तक है, दैट मीन्स वो नॉर्मल है और हम लोग ओके हैं। लेकिन वो अगर 42 तक पहुंच गया, दैट मीन्स वी आर नियरली डेड। अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है, क्योंकि कभी कभी हम सुनते हैं कि जैसे राजस्थान है जो कि डिजर्ट एरिया है, वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, लेकिन वो 50 डिग्री किसका है? एनवायरनमेंट का है टेम्परेचर, बॉडी का नहीं है। बॉडी की अगर आपको 40 तक अगर गया तो आपको ना एकदम बुखार, जो फीवर होता है ना वो होगा, और अगर वो 42 तक गया दैट मींस नियरली इम्पॉसिबल टू सेव दैट पर्सन विदाउट मेडिकेशन। ओके, तो अब ये ऑपरेशन वगैरह कुछ के हो सकते हैं ना? नहीं, ऑपरेशन किसका करेगा? बॉडी का ऑपरेशन मतलब दूसरा बॉडी थोड़ी डालेगा अंदर, बॉडी तो वही रहेगा ना। ओके चलो हम बायो नहीं है, नहीं तो बायो में पहुंच जाएंगे हम लोग, बी इन केमिस्ट्री ओनली। यहाँ पे ये जो 5 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है, ये बहुत छोटा गैप है। इसको हम कैलकुलेट करने के लिए हमें कैसे चाहिए? इसके फ्रैक्शंस चाहिए।
और फ्रैक्शंस हम 1 यूनिट और हाफ यूनिट में नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वो जो फ़ारेनहाइट स्केल है उसको यूज करते हैं। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 199 या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये तो फेमस है, ये वाला जो फेमस है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री बुखार, बहुत सुना होगा आपने, यही है 42 के पास। ठीक है, उसका कन्वर्जन वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं है, खाली ये ध्यान रखो कि 3 यूनिट्स है। यहाँ पे केल्विन, आगे की जो भी आपके साइंस की जो भी लाइफ होगी वहां पे केल्विन ही दिखेगा आपको। जनरली the thermometer with Celsius scales are calibrated from 0 degree to 100 degree Celsius, where these two temperatures are respectively the freezing point and boiling point of water. तो इसको वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से कैलिब्रेट किया होता है, जो भी थर्मोमीटर आपने देखा होगा अपने लैबोरेटरी में। ओके, these are represented as Fahrenheit scales। यहाँ पे देखो कैसे लिखा है, तो यहाँ पे these are represented on Fahrenheit scale as 32 degree and 212 degree Fahrenheit। अब यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर देखो 98.6 यहाँ दिख रहा है, थोड़ा उसको मैं ये करता हूँ, जूम कर देता हूँ। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि 37 के एग्जैक्ट वैल्यू के पास है, तो वो हमारी नॉर्मल लाइफ है। लेकिन यहाँ पे देख लो 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आते हो तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वहीं केल्विन में अगर आते हो तो 273.15 केल्विन। याद रखना केल्विन 373 है। मैंने कितना बोला? 372 बोला आपने। आई एम सॉरी, 373.15 डिग्री और जस्ट केल्विन। केल्विन का जो स्केल है वो आपको यहाँ 0 डिग्री केल्विन तक जाता है, ठीक है। और वही ये आप देखो टेम्परेचर की स्केल अगर आप सेल्सियस में देखते हो तो लीस्ट जो टेम्परेचर है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस है, और फिर फ़ारेनहाइट का अलग है। ये एकदम ये लास्ट टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जहां पे मॉलिक्यूलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब, जैसे आप लोग वाइब्रेशन की बात कर रहे थे, सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी एटम्स होते हैं वो एटलीस्ट वाइब्रेट होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन आता है दे आर लाइक दिस, स्टॉप, नो मूवमेंट्स एट ऑल। ओके, ऑल द मोशंस स्टॉप्स, और ये टेम्परेचर आप अर्थ पे अचीव नहीं करते हैं। ये टेम्परेचर जो है स्पेस में, देयर आर मेनी रीजन इन स्पेस जहां पे टेम्परेचर अचीव होता है, बट उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है। तो टेम्परेचर के बारे में क्लियर है। टेम्परेचर 3 यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। एंड यहाँ पे देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट से जो सेल्सियस कैसे कन्वर्ट होता है फ़ारेनहाइट में, उसका ये फॉर्मूला है, इसको आप लर्न करके रखना, 9/5 + 32 जो भी होगा डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको उसको केल्विन में लेके जाना है तो जो भी डिग्री सेल्सियस आपने मेजर किया है उसमें जस्ट 273.15 ऐड कर दो, वो केल्विन में चला जाएगा। सो इफ यू नो द सेल्सियस you can convert it into Fahrenheit or even Kelvin also. Okay? Yes sir. आज का टॉपिक थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, तो कंफर्टेबल है? यस सर। ओके, हाँ, कोई कुछ पूछने वाला था? बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। और कुछ पूछ रहे थे कोई? नो? No. ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ बोलिए। सर वो टॉपिक ना एक बार रिवाइज कर आइए ना फिर से। कौन सा? वही थर्मोमीटर्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स। ओके 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 ओके, तो हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। We are studying about temperature. What is temperature? Temperature is hotness or coldness. कोल्डनेस। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? For measuring the temperature, we have 3 different scales. One is Celsius, other is Fahrenheit, and other is Kelvin. Kelvin. When we talk about Celsius, it is very much familiar to us because हमने अपनी पूरे स्कूल लाइफ में ये सेल्सियस ही सुना है मोस्टली।
सो हमें पता है, और ये हमने कहां से सुना है? तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। अरे ये तो Boiling बॉइलिंग point. है ना। नहीं सर, मेल्टिंग नहीं, melting boiling जीरो, point. जीरो से ज्यादा, 0 जीरो से जीरो से ज्यादा थोड़ा होगा। ज्यादा। कि 0 से थोड़ा सा ज्यादा, बराबर है। यस, लेकिन जरा एक चीज समझना, Yes. एक चीज समझना, ये मेरा घर है और ये मेरे घर का डोर है, जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे घर का डोर है, और मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। मैं इतना पतला नहीं हूँ वैसे, बट मैं यहाँ पे हूँ। डांस कर रहा है. अच्छा डांस, अच्छा ये मैं घर से बाहर जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है ना, ठीक है। चलो मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, मेरे को घर के अंदर जाने के लिए कितना कदम अंदर डालना पड़ेगा? 2 1, कदम, और घर से बाहर एक मिनिमम। मिनिमम 1 या 2 कदम अंदर गया तो घर के अंदर, तो उड़ी घर मार से direct. बाहर, घर से बाहर आने के लिए कितना कदम लगेगा? 2 सेम 3 2 कदम। 2 कदम। 2 कदम से ज्यादा या कम, ऐसा नहीं है ना? नो। नहीं, That means when I have to enter the room, I have to take 2 steps, simultaneously 2 steps, and while coming out of the room, same 2 steps मेरे को लेने हैं, ठीक है। ना ही मेरे को उससे कम स्टेप्स लेने हैं, ना ही मेरे को उससे ज्यादा स्टेप्स लेने हैं। अब आते हैं अपने यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ना उससे कम है ना उससे ज्यादा है। और ऐसा क्यों होता है? जब आप लिक्विड स्टेट में वाटर को देखते हो और जब आप उसे फ्रीज कर रहे होते हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाता है, और वही आइस को जब आप फ्रीजर से बाहर निकाल के रखते हो तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फिर मेल्ट भी होने लगता है। Melt. हाँ, तो इसलिए इसको मैंने इसीलिए ये टॉपिक यहाँ पे जस्ट मैंने ये यूज किया, ताकि मुझे पता था कि कोई भी ये पॉइंट तो जरूर बोलेगा कि 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा या 0 डिग्री से थोड़ा सा कम। मुझे पता था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड। आई होप इट हेल्प यू कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होता है, नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट विल डिफर इट, ओके। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होता है। ये हमने रेंज देखा है डिग्री सेल्सियस का। इसके अलावा आपको पता है कि 5000 डिग्री सेल्सियस अपने कोर का टेम्परेचर है अर्थ का, ओके। सन का जो आउटर सरफेस है, कोरोना जो है, उसको वहां का टेम्परेचर भी 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का है। और सन का जो कोर है उसका टेम्परेचर कितना है? मोर देन करोड़ डिग्री सेल्सियस, करोड़ से भी ज्यादा है, समझे? करोड़ से भी ज्यादा है, यस। ओके। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट का तो अभी आपने बता दिया, ये मेडिकल टर्म्स में यूज होता है, ओके, टू मेजर फीवर, मेनली एंड ओनली फीवर। एंड केल्विन, केल्विन जो है फिर ये एडवांस सिस्टम हो गया, जिसमें आपको आगे की केमिस्ट्री की जो भी आपकी स्टडी होगी उसमें आप केल्विन में ही उसको मेजर करोगे। तो बेसिक यहाँ 0 डिग्री से 100 डिग्री है, यहाँ पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम स्टार्ट करते हैं इसको मेजर करना। आपके घर में थर्मामीटर होगा ना फीवर मेजर करने के लिए? Yes. हाँ, तो उसमें आप देख लेना। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, तो ये आपको स्केल देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्टार्टिंग टेम्परेचर वहाँ पे यही मेंशन रहता है, जो ट्रेडिशनल थर्मामीटर आते थे पहले के वो। और केल्विन का ये आपको स्केल जो है 0 केल्विन टू 373.15 केल्विन तक का रेंज होता है। और 0 केल्विन का मतलब हो गया ये एब्सोल्यूट जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हो गया? एट दिस टेम्परेचर देयर विल बी नो मॉलिक्यूलर मोशन, everything will stop. Sir, means it remains 0 ना? Sorry? It remains 0. हाँ, 0 से नीचे केल्विन कभी नहीं जाएगा, टेम्परेचर माइनस में जाएगा। ध्यान देना, सेल्सियस जो होता है ना, डिग्री सेल्सियस 0 से माइनस में जाता है,
लेकिन केल्विन कभी भी 0 से माइनस में नहीं जाएगा, बिकॉज जो भी स्टडी साइंस में हुई है, क्या ऑब्जर्व हुआ है कि एट 0 केल्विन मोशन स्टॉप्स, मॉलिक्यूलर मोशन आल्सो स्टॉप्स। तो उसके नीचे कोई जब मोमेंट ही नहीं है तो फिर वो कैसे होगा? तो याद क्या रखना है, डिग्री सेल्सियस कैन बी इन माइनस ऑल्सो, फ़ारेनहाइट उतना नीचे जाते नहीं है, 98 से वो स्टार्ट ही होता है जनरली, और केल्विन 0 से स्टार्ट होता है, 0 से नीचे कोई टेम्परेचर केल्विन में मेजर नहीं करते हैं। कोई पूछेगा 0 केल्विन क्या है, तो आप बोल सकते हो इट इज एब्सोल्यूट जीरो, दैट मीन्स at this temperature, at this particular temperature, molecular motion also stops. Sir, Fahrenheit starts from 98.6. Why doesn't it start from 0? You can start it from 0, na? See, in your textbook. What is here given? See here. सर हाँ, 0 केल्विन डिग्री हाँ। सेल्सियस में कितना होता है? 0 केल्विन का मतलब है -273। एट योर स्क्रीन यू कैन सी फर्स्ट जो बार है वो केल्विन का है, सेकंड बार जो है सेल्सियस का है, और थर्ड बार जो है वो फ़ारेनहाइट का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्या कि 0 केल्विन का मतलब अगर आप सेल्सियस में देखते हो दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस, और उसी को अगर फ़ारेनहाइट में लेके जाते हो तो 459.67 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ारेनहाइट माइनस में नहीं जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि फ़ारेनहाइट जनरली उसका जो यूज होता है मेडिकल टर्म्स में वो 98.6 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो डेड बॉडी होती है वो क्या 37 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है, वो ठंडी हो जाती है ना बॉडी, वो कम उसका टेम्परेचर डाउन रहता है, No. है ना? तो फ़ारेनहाइट फिर 98 से थोड़ी स्टार्ट होता है। फ़ारेनहाइट तो आपको माइनस जहां से देखो -459.67 वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब था कि हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जनरली जो आप लोगों ने स्टडी किया है या आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, तो फ़ारेनहाइट जनरली आपने देखा होगा 98.6 या 98 से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर्स, ओके, is the Yes, doubt sir. clear? Is the Yes. doubt clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. So at last इसका ये क्लोजिंग पॉइंट पे दे रहा हूं मैं, केल्विन 0 तक जाएगा, 0 से नीचे माइनस में केल्विन नहीं होगा, और डिग्री सेल्सियस 0 तक रहेगा, 0 से माइनस में भी जाएगा वो -273 तक जाएगा, -274 नहीं होगा। टेक इट ऑन रिकॉर्ड, ओके, -274 नहीं होगा, -273.15 तक ही रहेगा, और फ़ारेनहाइट -459.67 तक ही रहेगा। ओके, चलिए, Yes. ओके। तो यहाँ पे आपने एक टॉपिक अभी इसको कर लिया है, ये आप मेजरमेंट देख लीजिए। डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बाय हार्ट करो, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, बस इसको ऐड करो, आपका काम हो जाएगा। और जब आपको केल्विन, केल्विन बहुत सिंपल है, जो भी डिग्री सेल्सियस आपके पास है उसमें 273 आप ऐड कर लो, खत्म। सिंपल, एकदम सिंपल है। सर वो सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल से आएंगे क्या? हाँ, ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन अभी आप उसको टेंशन मत लो, उसका आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कोई सर, और कुछ जब ट्वेल्थ में हार्ड रहेगा? नहीं बाबा, when you say, see, when you say hard, so it becomes hard. Have you understood what I mean to say? कि don't consider anything hard in your life, especially in studies. क्या करना पड़ेगा? We have to do just practice, a little bit practice, थोड़ा सा concentrate करना है, and everything is easy. Otherwise, you will keep it on busy, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई और Sir? कुछ पूछ रहा था? हाँ बोलो। सर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसे हमें 40 डिग्री दिया है तो हमें 273 तो ले रहे, पर वो 0.15 लेना जरूरी है कि हम बस 273 ले सकते हैं अप्रोक्स? जब आप अभी ये वर्ड आपने यूज किया ना अप्रोक्स, तो जब आप अप्रोक्स यूज करते हो तो 273, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे अप्रोक्स नहीं होता, तो वहां पे आपको 273.15 लेना पड़ेगा।
तो हमें कैलकुलेशन 273.15 से करना पड़ेगा ना पूरा? हाँ, वो पूरा कैलकुलेशन 273 वो अब वहाँ पे मेंशन रहता है ना, जब आप कैलकुलेशन में जाओगे ना सो मेंशन रहता है कि आपको क्या लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जी की वैल्यू क्या है। ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, 10th में आपने स्टडी किया है, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 ना, into 10 raised to minus 22. यस। ये कब आया इंटू 10⁻23? वो आप एवोगाड्रो नंबर बोल रहे हो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ जी की जो वैल्यू होती है, आपने 10th में एक उस चैप्टर में स्टडी किया है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि जो जी की जो वैल्यू है एट सरफेस, जो पोल्स है वहां पे डिफरेंट है, इक्वेटर पे डिफरेंट है ना। वो एक जगह पे 9.78 है, दूसरे जगह पे 9.83 है, लेकिन एवरेज हम उसको 9.8 लेते हैं। बट इन सम क्वेश्चंस जी के वैल्यू 10 दी गई है। तो इसका मतलब है जो वहां 9.8 पे अगर खड़े रहोगे तो क्या आपको 10 नहीं दिखाई देगा? बोलो। यस। नो। ऑब्वियसली, अरे पागल, 9.8 और 10.2 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली 10 दिखेगा। यस, अप्रॉक्स। हाँ, अगर आप कल्याण ब्रिज पे खड़े रहोगे तो आपको कल्याण स्टेशन नहीं दिखेगा क्या? कोई भी आपको कॉल करेगा किधर है, अरे सुन लो बाबा, अपना टाइम एंड हो रहा है। कोई भी आपको कॉल करेगा तो आप क्या बोलोगे? वो पूछेगा ना कहाँ है भाई, बोलेगा अरे मैं स्टेशन पे हूँ, कल्याण ब्रिज पे। वाह थैंक यू यार, तू इतना बोलेगा। मेरे को कोई पूछेगा किधर है, मैं बोलेगा अभी आ गया स्टेशन पे तो हूँ, बोलूंगा ना मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो मैंने अप्रोक्सीमेट टर्म यूज किया, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन मेरे को बताना होगा तब मैं बोलूंगा कि नहीं मैं कल्याण ब्रिज पे हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मेरे को कोई पूछता है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या, तो मैं बोलूंगा 273 केल्विन। लेकिन मेरे को जब सम सॉल्व करना होगा और वहां पे मेंशन अगर है कि 273.15 लेना है, तो मैं 273.15 लूंगा। और मैं एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये पॉइंट का फियर है आप लोगों में कैलकुलेशन हाँ यस सर। ओके, कोई बात नहीं है, पॉइंट से डरना मत, कुछ नहीं होगा। जब कैलकुलेशन आएगा वो इजी ही होने वाला है, और अगर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं होगा। यस सर। ओके, सो टुडेज टॉपिक जो मेजरमेंट है वो पूरा टर्म्स क्लियर है। कहीं पे भी ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ये पार्ट थोड़ा सा कम समझा या ऐसा कुछ, तो मुझे बता दो। सर हाँ बोलिए। हेलो सर। हेलो सर। बोल। सर हेलो सर आपका माइक आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर म्यूट पे चला गया लगता है। लेंथ का मतलब सिंपल था, एटॉमिक रेडियस, वेवलेंथ वगैरह जो भी मेजर करते हैं वो लेंथ आ गया। और उसके बाद वॉल्यूम था, वॉल्यूम में आपने देख लिया, वॉल्यूम खास करके गैस के लिए, गैस का वॉल्यूम याद रखना। गैस का हमने क्या पढ़ा था कि गैस को हम लीटर में मेजर करते हैं कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो बस वही आता है उसका वॉल्यूम। ठीक है ना ये कॉन्सेप्ट? और यस। टेम्परेचर लास्ट में रह गया था। हाँ, लास्ट में टेम्परेचर रह गया था, और टेम्परेचर के तीनों यूनिट्स क्लियर हो गए आपको, डिग्री सेल्सियस, यस। फ़ारेनहाइट और उसके बाद केल्विन। और जो फ़ारेनहाइट का जो डाउट पूछा था कि क्या वो 92 से स्टार्ट है, तो उसका आंसर क्या मिला? नो, वो 0 से नीचे -400 तक जाके वहां से स्टार्ट होता है वो। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ जो मेडिकल टर्म्स होते हैं, डॉक्टर जब उसको मेजर करते हैं 98 से वो मेजर होता है, और उसके नीचे भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। चलिए। सर हाँ बोलो। सर हमने नेगेटिव का तो बात कर